बैक ऑन माई चैनल कॉमर्स विथ मी। आज इस वीडियो में आपको मैं पूरे 14 प्रिंसिपल और जो भी शॉर्ट में समझाऊंगी जिससे आपको याद हो जाए, तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखना। ये वीडियो ऐसी है आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। 14 प्रिंसिपल एक सिंगल वीडियो में और इतना जल्दी कि आपको याद हो जाए, तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आपको डिटेल में इनका पूरा समझना चाहते हो तो मैंने ऊपर देखिए, ऊपर आई बटन पे आपको इनका लिंक मिल जाएगा, आप अच्छी से पूरी डिटेल में पढ़ सकते हो। अब जल्दी से अपन शॉर्ट में रिविजन करते हैं। इसका पहला है आपका हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने क्या दिया, 14 प्रिंसिपल दिया। 14 प्रिंसिपल में ये बोल दिया कि अगर आप इन 14 प्रिंसिपल को यूज में लोगे तो मैनेजर क्या कर सकता है, डिसीजन ले सकता है जल्दी से। ठीक है, आपको समझ में आ गया। मैनेजर क्या कर ले सकता है, डिसीजन ले सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, तब इन 14 प्रिंसिपल के थ्रू वो क्या कर सकता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और डिसीजन ले सकता है। तो पहला प्रिंसिपल क्या है कि इसका पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब यह है कि जो वर्क को है ना बांट देना चाहिए छोटे छोटे जॉब्स में, जॉब्स में बांट देना चाहिए। मतलब जो एम्प्लॉइज है आपके ऑर्गेनाइजेशन में उसे उस टाइप का वर्क देना चाहिए, कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसे काम देना चाहिए, जिससे क्या होगा वो परफेक्ट हो जाएगा उस काम में और वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा रिसोर्सेज का। तो हमेशा हेनरी फ्योल ये बोलते हैं कि डिवीजन ऑफ वर्क को क्या कर देना चाहिए, छोटे छोटे पार्ट में बांट देना चाहिए पीपल्स के अंदर, जिससे क्या होगा काम अच्छी से जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। अब सेकंड है आपका अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है ताकत और रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। अब इसमें ऐसे बोला है हेनरी फ्योल ने कि जो अथॉरिटी है मतलब जो पावर है डिसीजन लेने की और रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो काम करने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उन दोनों में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अथॉरिटी ज्यादा है और रेस्पॉन्सिबिलिटी कम है, क्योंकि अथॉरिटी का मतलब क्या होता है पावर, रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है काम को करना। अगर आप काम को कर रहे हो, और आपके पास अथॉरिटी नहीं है तो इससे क्या होगा, आप उस काम को अच्छी तरह नहीं कर पाओगे। तो इसमें हेनरी फ्योल ये बोल रहे हैं कि दोनों में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। इससे क्या होगा, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी इज मिनिमाइज, कम से कम पावर का मिसयूज होना कम हो जाएगा और क्या होगा, आप इजीली उस काम को परफेक्टली कर सकते हो। थर्ड प्रिंसिपल में क्या बोला है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, तौर तरीके से रहना आपके ऑर्गेनाइजेशन में। याद रखना, तौर तरीके से रहोगे तभी तो आप उस कंपनी में टिके रहोगे। तो इसमें हेनरी फ्योल यही बोल रहे हैं कि है ना आप एम्प्लॉयज को है ना कोड ऑफ कंडक्ट की तरह रहना चाहिए, आचार संहिता के साथ रहना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ रहना चाहिए, जिससे क्या होगा वो अपना काम स्मूथली करेंगे और उन्हें ये डर भी रहेगा कि आपको उस काम को डिसिप्लिन के साथ करना है। अगर नहीं करोगे तो क्या होगा बताइए आप सबको। तो गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल, क्लियर फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के साथ। इससे क्या होगा, कम से कम रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा, डिले हो जाएगा वर्क। अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हो तो डिसिप्लिन का मतलब आपने सबको पता होगा स्कूल में कि डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, तौर तरीके से रूल एंड रेगुलेशन के साथ रहना। तो इसी तरह के एम्प्लॉयज को भी क्या होना चाहिए, रूल एंड रेगुलेशन के साथ रहना चाहिए, इससे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा। तो फोर्थ प्रिंसिपल में क्या बोल रहे हैं, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में हेनरी फ्योल ये बोलना चाहते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या होते हैं, अलग अलग बॉस होते हैं। कोई क्या बोल रहा है कि आप ये करो ये करो ये करो, दूसरा बोला नहीं मैं मेरा काम पहले करो ये करो, नहीं। अब इसमें वो हेनरी फ्योल ये बोलना चाहते हैं कि सबका क्या होना चाहिए, एक बॉस होना चाहिए और उस बॉस के थ्रू ही क्या होनी चाहिए, ऑर्डर देने चाहिए, जिससे क्या होगा कंफ्यूजन नहीं होगी ऑर्गेनाइजेशन में और ऑर्गेनाइजेशन का जो भी एम्प्लॉयज है वो जो काम दिया गया है बॉस के थ्रू वो काम अच्छी तरह कर पाएंगे। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में दो बॉस हो जाते तो क्या होगा आप बताओ, सब कंफ्यूज जाएंगे कि पहले किसका बात माने। अगर इसकी बात मान लेंगे तो ये नाराज हो जाएगा, इसकी बात मान लेंगे तो ये नाराज हो जाएगा। तो इसमें हेनरी फ्योल यही कहना चाहिए कि हर ऑर्गेनाइजेशन में हर डिपार्टमेंट में क्या होना चाहिए, एक बॉस होना चाहिए और उसकी ही बात माननी चाहिए एम्प्लॉयज को। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड समझ में आ गया। अब है फिफ्थ है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब यह है कि एम्प्लॉयज को एक डायरेक्शन में मूव करवाना चाहिए, कि उन्हें एक कॉमन गोल दे देना चाहिए कि आपको उस गोल को अचीव करना है। अगर एम्प्लॉयज के पास अलग अलग गोल होंगे, अलग अलग उन्हें पता नहीं होगा कि कौन सा गोल करना है,
इससे क्या होगा, वो किसी भी डायरेक्शन में चले जाएंगे। अगर उन्हें गोल फिक्स होगा कि उन्हें इतना टर्न बनानी है, इतना फाइनेंस में इतना अर्न करना है, कितना सेल्स में इतना अर्न करना है, परचेज में कितना आया है, तो अगर इसमें क्या होगा, उन्हें पता होगा कि आपको कितना अचीव करना है, तो वो एक ही डायरेक्शन में क्या जाते रहेंगे, एक ही डायरेक्शन में अपना काम करते रहेंगे। अगर उन्हें उनका गोल पता नहीं होगा तो उससे क्या होगा, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करते रहेंगे, वो कोई भी काम करते रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। अब सीखते हैं आपका सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब सबऑर्डिनेशन मतलब जो आपका इंटरेस्ट है, मतलब एक तो एम्प्लॉइज का इंटरेस्ट होता है, एक होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट। तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किसकी माननी चाहिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को मानना चाहिए। मतलब जैसे 10 एम्प्लॉयज है, 10 एम्प्लॉयज चाहते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन इतना अर्न करना चाहिए, इतनी प्रॉफिट में जानी चाहिए, और बाकी के जो 1-2 एम्प्लॉयज है वो होना चाहिए, नहीं इससे ज़्यादा जाना चाहिए। और जिसकी वेटेज ज़्यादा होती है उसे क्या देना चाहिए, उनको ज़्यादा वेटेज देनी चाहिए, उनकी बात पहले माननी चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट मोर इंपॉर्टेंट देन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल। ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को सबसे ज़्यादा मानना चाहिए एज कंपेयर टू द जनरल, एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल। समझ में आ गया, समझ में आ गया। सिंपल में एक और बता दो छोटा सा, कि ज्यादा लोगों की बात माननी चाहिए और कम लोगों की बात नहीं माननी चाहिए, ये बोला गया है इस प्रिंसिपल में, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, अब तो समझ में आ गया होगा आप सबको। अब 7 प्रिंसिपल बोलते हैं रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है, कमाई, एक्स्ट्रा कमाई। मतलब जो भी एम्प्लॉइज है ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हें जो सैलरी मिल रही है वो सैलरी तो मिलनी चाहिए, और वो भी सैलरी कब मिलनी चाहिए, फेयर मिलनी चाहिए, एक्यूरेट मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया है कि आप जो वर्कर्स है उन्हें कितनी मिल रही है, 5,000 वेजेस मिलना चाहिए। अगर आप नहीं देते हो तो क्या होगा, एम्प्लॉयज काम अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। तो इसमें हैंडीफेल यही कहना चाहता है कि जो पर्सन है, एम्प्लॉयज है, उन्हें क्या है, फेयर वेजेस और फेयर सैलरी तो मिलनी ही चाहिए। इसके साथ साथ उन्हें इंसेंटिव्स भी दे सकते हो, जैसे आप बोनस दे सकते हो, उन्हें आप हाउस रेंट अलाउंसेस दे सकते हो, आप उन्हें डीए दे सकते हो, डीएलएनएस अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंसेस दे सकते हो आप उन्हें। ऐसे बहुत सारी फैसिलिटीज है उन्हें दे सकते हो, जिससे वो क्या होंगे, मोटिवेट होंगे, और आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन गोल सेट करिए वो कंप्लीटली अचीव कर पाओगे। समझ में आ गया। रेम्यूनरेशन मतलब पर्सन को बस पैसे खिलाओ, काम करवाओ। समझ में आ गया, मतलब ज्यादा से ज्यादा पैसे दो उन्हें और वो तभी काम कर पाएंगे। समझ में आ गया। जल्दी से 8th पॉइंट भी कंप्लीट करते हैं। 8th पॉइंट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जिसका कंट्रोल सेंटर के पास। अब मैनेजमेंट में सेंटर किसके पास होता है, वो होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास। ऐसी अथॉरिटी जिसके पास ओनली टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ऐसी अथॉरिटी रहती है वो होते हैं सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है अथॉरिटी जो 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स के पास रहती है, वो होती है डिसेंट्रलाइजेशन। अब हैंडीफेल ये बोलना चाहते हैं कि जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें न तो सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए न डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। अगर सेंट्रलाइजेशन होगा तो पूरा डिसीजन कौन लेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले लेंगे। अगर डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो पूरा जो मैनेजमेंट का डिसीजन है वो कौन लेगा, लोअर लेवल वाले लेंगे। तो आप पूरी कंपनी में, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में न तो सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए न डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अभी किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑर्गेनाइजेशन की साइज पे डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर बड़ी है तो आपका सेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए और डिसेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए। समझ में आ गया, बताओ कमेंट्स में लिखो समझ में आ गया तो। अब 9th पॉइंट है स्केलर चेन। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है। जल्दी से 5 मिनट में कंप्लीट करते हैं इसे। कि ये आपको ग्राफ दिख रहा है, इसमें क्या है, एम्प्लॉइज है, अलग अलग लेवल पे अलग अलग एम्प्लॉइज है, ठीक है। एम को क्या हो जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, कोई डिसीजन लेना है या कोई भी क्वेरी पूछनी है उसे ई से, तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले ई क्या करेगा, डी को बताएगा, डी क्या करेगा, ई सी को बताएगा, सी बी को बताएगा, बी क्या करेगा, ए को बताएगा, एक एल को बताएगा, एल क्या बताएगा, एम को बताएगा, ठीक है। समझ में आया। जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास क्या हो गया कि आपको ये रूल है, रेगुलेशन आपको कंपनी में अप्लाई करना है, तो क्या करेगा टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले, पहले
चेन के थ्रू जाएगा। पहले वो अपने मैनेजर को बताएगा, मैनेजर के बाद सबऑर्डिनेट्स को बताएगा, सबऑर्डिनेट्स को बाद एम्प्लॉयज़ को बताएगा, एम्प्लॉयज़ के बाद वर्कर्स को बताएगा। इससे क्या होता है, टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। पर हेनरी फेल ऐसे बोल रहा है अगर आप इसे फॉलो करते हो तो क्या होगा, आपका स्मूथ फंक्शनिंग होगी, पूरा डिसिप्लिन से आपका ऑर्गेनाइजेशन चलेगा और जो भी कम्युनिकेशन है वो एक प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन के थ्रू चलेगा। समझ में आ गया इसका लक्षण। आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑर्डर का मतलब यह है कि आपको आपकी जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, आपको रिसोर्सेज चाहिए और जो भी मेंस है उनका क्या होना, प्रॉपर तरीके से प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, जिससे क्या होगा, टाइम कंज्यूम नहीं होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर कोई भी एम्प्लॉयज आता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उसे पहले दिन बता दिया जाता है कि आपका कैबिन ये है, आपको यहाँ काम करना है और आपको ये काम करना है, तो क्या होगा, वो रोज उस टाइम पे आएगा और वो अपना काम करेगा और चला जाएगा। इससे क्या होगा, वो दूसरे एम्प्लॉय से इंटरेक्ट नहीं हो पाएगा, कम से कम टाइम कंज्यूम होगा उनके साथ और वो अपना काम जल्दी से जल्दी कर पाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में ये बताया गया है, हेनरी फेल ये बताना चाहता है कि जो मटेरियल है, ठीक है, मैन और मटेरियल क्या होना चाहिए, अरेंजमेंट होना चाहिए, टाइम पे फिक्स्ड होना चाहिए, ठीक है, और उनमें पूरा, जिससे क्या होगा, वो अपनी पूरी एनर्जी अपने काम में लगा पाएंगे। समझ में आ गया प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अब आता है आपका 11 पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी में क्या होता है कि इक्विलिटी का मतलब क्या होता है, समानता का अधिकार। आपने सबने सुना होगा समानता, अपना लॉ भी क्या बोलता है, सबको क्या है, अधिकार है, सम्मान है, सब सम्मान है हमारे कोर्ट में, इन द आइज ऑफ कोर्ट, इन द आइज ऑफ लॉ एवरीबडी इज अ इक्वल राइट। ठीक है, सबको पता है ना। इसी तरीके से हेनरी फेल ऐसे बोल रहे हैं कि सबको क्या होना चाहिए, इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, इक्वल इक्विलिटी मिलनी चाहिए, उन्हें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए कि वो कौन सी जाति का है, कौन सा रिलीजियस है उसका, और ये वो मेल है या फीमेल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी समझ में आ गया कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी कास्ट, रिलीजियस, कलर और किसी भी अलग मेल और फीमेल, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसे आ गए अपन 12 पॉइंट पे। 12 पॉइंट में क्या बताया गया है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर एंड स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सन। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सन का मतलब ये है, जो भी एम्प्लॉयज है आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उन्हें ऐसे नहीं रखना कि आपको 2 महीने के लिए उसे जॉब दे दी फिर निकाल दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उन्हें लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए अपनी कंपनी में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखना है। उनका क्या होना चाहिए, कम से कम मिनिमम ट्रांसफर होना चाहिए, टर्मिनेशन भी बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके जो रिसोर्सेज जो वेस्टेज नहीं होंगे और जो पर्सन काम कर रहा है लगातार, अगर वो 2 साल आपके पास काम करेगा, वो क्या होगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो हेनरी फेल यही कहना चाहते हैं कि कम से कम क्या होना चाहिए, टर्मिनेशन होना चाहिए और ट्रांसफर होना चाहिए। समझ में आ गया। इससे क्या होगा, आपको पता ही होगा, पता है ना, रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होगा और पीपल्स अपना काम इजीली कर पाएंगे और नई रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग प्रोसेस, इसका कॉस्ट भी बहुत कम आएगी फिर। ठीक है, अब 12 पॉइंट आ गए इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या है, इनिशिएटिव का मतलब है कि जो एम्प्लॉयज है आपके ऑर्गेनाइजेशन में आए, उन्हें क्या देना चाहिए, इनिशिएटिव देना चाहिए, उन्हें पार्टिसिपेट करवाना चाहिए आपके डिसीजन लेने में। अगर आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसीजन ले रही है तो उनके भी सजेशंस मांगनी चाहिए। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनानी, क्योंकि जो एम्प्लॉयज है वो क्या कर रहे हैं, रियली में वर्क कर रहे हैं और उन्हें अच्छी तरह पता होगा कि अगर ये वाली पॉलिसी अप्लाई होगी तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा। तो हेनरी फेल यही बोल रहे हैं कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज के लिए सजेशंस मांगोगे, एडवाइस मांगोगे कि आपको किस तरीके से कौन सी पॉलिसीज में बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए, इससे क्या होगा, इससे आपका बिलोंगिंगनेस बढ़ेगी और उन्हें मोटिवेशन भी होगा कि हाँ, हम जैसे लोगों से भी पूछा जा रहा है, हमारी भी वैल्यू है, ये सोचेंगे तो क्या होगा उससे उनके टीम स्पिरिट होगी और वो अच्छा काम कर पाएंगे। ठीक है, और 49 लास्ट में जल्दी से मैं बता देती हूँ इसे भी, स्पिरिट डी कॉर्प्स। स्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब आई को रिप्लेस कर दो वी से। सिंपल सा ये समझो कि इसमें क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में, टीम में काम करवाना चाहिए। अगर टीम में और ग्रुप में काम करवाएगी तो टीम स्पिरिट बनेगी, एक साथ मिलकर एकजुट होकर काम करेंगे। सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, सब लोग अलग अलग फील्ड से आते हैं, किसका गोल क्या होता है पता नहीं क्या क्या होता है, पर अगर वो
सब मिलकर एक साथ काम करेंगे तो उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को जल्दी से अचीव किया जा सकता है। तो स्प्लिट द क्रॉप्स का मतलब यही है कि आई की जगह आपको वी का यूज में लेना चाहिए, मतलब कंपनी में से ज्यादा काम टीम में होना चाहिए, जिससे क्या होगा, काम जल्दी से होगा और इजीली हो जाएगा, रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाएगा। आई होप आपको 14 प्रिंसिपल समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।